सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इन दिस वीडियो हम लोग कुछ डिफरेंट डिस्कस करेंगे। वी वोंट गेट इनटू एनी कंपनीज और एनीथिंग लाइक दैट, बट हम लोग डिस्कस करेंगे एक मैक्रो थीम के बारे में, एक सेक्टर थीम के बारे में कि एक सेक्टर में हो क्या रहा है और उस सेक्टर को समझना कैसे है, और ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी अभी इंडिया के पास है जो वो इस सेक्टर में एक्सेल कर सकती है। इस सेक्टर के अंदर बहुत सारे कंपनीज ऐसे भी हैं जो अच्छी कर रही है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ नेम्स। सो ये सेक्टर को आप अच्छे से समझोगे, इसके अंदर में थीम क्या है, इसका वैल्यू चेन क्या है, और इसका इसका अपॉर्चुनिटी साइज क्या है, ये आप अगर समझोगे तो आपको वो कंपनीज को रीड करने में भी इजी पड़ेगा। एंड यू गेट टू अंडरस्टैंड कि कौन सी कंपनी बेटर कर रही है, एंड यू विल बी एबल टू चूज द बेस्ट ऑफ द कंपनीज इन दिस सेगमेंट। अब ये सेक्टर क्या है, ये भी बहुत ज्यादा चर्चे पे है। रिसेंटली आई गेस आवर प्राइम मिनिस्टर आल्सो स्पोक अबाउट दिस सेक्टर, एंड दिस सेक्टर इज बेसिकली एरोस्पेस एंड डिफेंस। एरोस्पेस के ऊपर रहेगा ये वाला वीडियो, एंड ये अगर एरोस्पेस वाला जो भी मैं समझाऊंगा वीडियो में, इससे हम लोग का डिफेंस वाला सेगमेंट भी कवर हो जाएगा। ऑब्वियसली आई वोंट गेट इनटू द फिजिक्स ऑफ इट कि हर पार्ट, हर मटेरियल किस काम के लिए यूज होता है, वो चीज पे नहीं जाएंगे। बट वील बी कीपिंग इट वेरी सिंपल, और इसका पूरा वैल्यू चेन अच्छे से समझाऊंगा। एंड इंडिया के पास ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी है, मेनली इंडियन कंपनीज जो है वो उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है सीज करने के लिए। एंड इफ यू स्टार्ट रीडिंग द कंपनीज इन दिस सेगमेंट, इन द एरोस्पेस डिवीजन, एरोस्पेस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी कंपनी बेटर कर रही है, क्योंकि आपको अब समझ इसका पूरा वैल्यू चेन समझ में आ जाएगा। मार्जिन कौन से सेगमेंट पे हाई है, कोई एक कंपनी पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती है तो उनको उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है। एंड ओवरऑल आपको पूरा अच्छे से सेक्टर के बारे में समझ आएगा, सो दैट आप कोई भी कंपनीज उठाओगे तो उसमें से आप नंबर्स को, उनके बिजनेस मॉडल को बहुत इजीली समझ पाओगे। दैट इज द होल पर्पस ऑफ माई ऑफ दिस वीडियो। एंड मैंने बहुत सारे कंपनीज कवर भी किए हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर पे, इस थीम के बेसिस पे, बट ऑब्वियसली दैट हैज बीन केप्ट फॉर माई प्रीमियम research desk members. So if you really want to take a deep dive look and analyze the companies and research the companies in this segment, और आपको उस पे अच्छे खासे रिसर्च चाहिए, तो डेफिनेटली रीच आउट टू मी। मैं अपने ईमेल आईडी नीचे डाल दे रहा हूँ। सो जस्ट रीच आउट टू मी to get the details on my research desk and मेरा पूरा research forum पे, जिसमें I have discussed a lot of these companies, and I'm discussing reading a lot on macro theme sector research, and ऐसे companies के बारे में भी जो जो research कर रहा हूँ, I'm posting a lot on that research forum. तो just reach out to me and I can send you the details of the research forum. और उस पे बहुत सारे इन एरोस्पेस डिवीजन के कंपनीज को भी कवर किया। अभी रिसेंटली एकस लिमिटेड को भी मैंने उसी फोरम में फॉर माय मेंबर्स मैंने कवर किया है। So just email me and for the details. Coming back to the whole purpose of the video, is the video which is on understanding the whole aerospace का division and sector कैसे perform करती है। I'll keep it very very simple. मैं कुछ complicated terms वगैरह कुछ नहीं use करूंगा। बहुत simple way में I will be explaining the whole value chain and the opportunity, ठीक है। सो अब एरोस्पेस डिवीजन के ऊपर क्या होता है, आप बेसिकली दो सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर लो। एक पैसेंजर फ्लाइट्स हो गया आपका, इंडिगो, एयर इंडिया, ये सब हो गए। और एक डिफेंस के लिए आपका फाइटर जेट्स हो गया, तेजस वाला जेट हो गया। इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस रिलेटेड जो भी जेट्स हो गए, वो डिफेंस वाले सेगमेंट में, वो एरोस्पेस वाले हो गए। सो पैसेंजर फ्लाइट्स एंड डिफेंस मिलिट्री जेट्स, वो दोनों में एरोस्पेस का काम आ जाता है। और इस पे हम लोग थोड़ा सा हम लोग पैसेंजर फ्लाइट्स के एग्जाम्पल को लेके चीजें समझेंगे, बिकॉज वी जनरल पीपल हैव बीन टू दीज फ्लाइट्स, और हमें उसका आइडिया ज्यादा बेटर रहता है। तो आप समझो कैसे होगा। अब जनरली जितने भी आप इंडिगो, एयर इंडिया, जितने भी आप ऐसे फ्लाइट्स में गए हो, मोस्टली वो फ्लाइट को कोई डिजाइन करता है। दैट इज नोन एज, जो डिजाइन करता है उनको बोलते हैं एयरक्राफ्ट एरोस्पेस ओईएम। जैसे कार कोई मैन्युफैक्चर करता है, वैसे फ्लाइट भी कोई डिजाइन करता है और बनाता है, वो एरोस्पेस ओईएम हो गए। अब ऐसे बहुत सारे एरोस्पेस ओईएम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल द टू बिगेस्ट वंस आर एयरबस एंड बोइंग। अब आपने दोनों का नाम सुना होगा। बहुत बार आप जब फ्लाइट बुकिंग भी करते हो, तो जब फॉर एग्जांपल एयर इंडिया का ही फ्लाइट बुक कर रहे हो, तो वो फ्लाइट बुक करने के नीचे आपको फ्लाइट का मॉडल लिखा रहता है। बहुत बार होगा वो A320 एयरबस मॉडल होगा। सो दैट इज द फ्लाइट, दैट इज द एक्चुअल फ्लाइट डिजाइंड बाय एयरबस कंपनी। कुछ कुछ बोइंग वाले होंगे तो वो बोइंग बनाते हैं। सो वो
एरोस्पेस ओईएम हो जाते हैं जो आपका फ्लाइट को डिजाइन, जो इंडिगो के फ्लाइट्स को और एयर इंडिया के फ्लाइट्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं, वो आपके और एरोस्पेस ओईएम हो गए। अब क्या हो रहा था, द एरोस्पेस द फ्लाइट्स मार्केट इज बिकमिंग वेरी बिग। ट्रैवल इतना ज्यादा लोगों को बढ़ गया है दैट दीज एयरबस एंड बोइंग रिक्वायर मोर फ्लाइट्स। तो एक फिगर आया था दैट बोथ बोइंग और एयरबस थिंक दैट द वर्ल्ड नीड्स 43,000 एयरक्राफ्ट in the next 20 in the next 20 years. That is a very big amount. उनको वो लग रहा है कि और हमें फ्लाइट्स और एयरक्राफ्ट्स बनाना इंपॉर्टेंट हो गया है। द थिंग इज कि जो भी इनके सप्लायर्स थे उनका कैपेसिटी मैक्सड आउट हो गया। अब इनको जो भी जिनके थ्रू ये पूरा कंपोनेंट्स लेते थे, हर एक एरोस्पेस का कंपोनेंट लेते थे जो भी सप्लायर्स के, तो सप्लायर्स का कैपेसिटी हैज ऑलरेडी बीन फुल्ली यूटिलाइज, सो दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर और मैन्युफैक्चर मोर, बट द डिमांड फॉर एयरक्राफ्ट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। बोइंग और एयरबस को और ज्यादा एयरक्राफ्ट बनाना है, बट उनको इनफ कंपोनेंट्स नहीं मिल पा रहा है अपने सप्लायर्स के थ्रू, क्योंकि अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मैक्सड आउट हो गया है अब इनका। तो दिस इज वेयर इंडिया का बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी कम्स इन, बिकॉज इंडिया अभी जो है 2% ऑफ द टोटल वर्ल्ड एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स बनाती है, एंड उनका एम है तो कि इसको हम लोग खींच करके 10% पे ले जाए। सो अब एरोस्पेस इंडस्ट्री, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, अब एरोस्पेस इंडस्ट्री को आप चार पिलर्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। द फर्स्ट पिलर का फर्स्ट पार्ट वुड बी द एरोस्पेस ओईएम, बेसिकली आपका एयरबस और बोइंग हु विल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर द एयरक्राफ्ट। सेकेंड पार्ट हो गए आपके टीयर 1 प्लेयर्स। अब टीयर 1 प्लेयर्स हो गए बेसिकली जो आपका पूरा सिस्टम असेंबल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एयरबस एक फ्लाइट बना रही है, बट एयरबस को उनके वो फ्लाइट का लैंडिंग वो फ्लाइट का लैंडिंग के लिए पूरा एक लैंडिंग सिस्टम बनाना है, उसके व्हील से लेकर उसका टेक सब कुछ उसको एयरबस को किसी के थ्रू बनवाना है। वो पूरा सिस्टम, वो इंटीग्रेटेड असेंबली, इंटीग्रेटेड सिस्टम उसको कोई कंपनी के थ्रू बनवाना है। लैंडिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल वो टीयर 1 प्लेयर से बनाएगी। अब टीयर 1 प्लेयर में देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड सफरान लैंडिंग सिस्टम्स विच makes this landing system pura. So that comes into the tier 1 player, the full assembly, the full system of an aircraft जो बनाता है उसको tier 1 सप्लायर बोल दिया है। फिर आता है tier 2 सप्लायर। tier 2 सप्लायर बेसिकली वो पूरा सिस्टम्स, जो लैंडिंग सिस्टम्स है ना, वो इस लैंडिंग सिस्टम के लिए कुछ कुछ पार्ट्स बना के देगा, मेनली कंपोनेंट्स, छोटे छोटे कंपोनेंट्स आपको असेंबल करके देगा, तो ताकि वो कंपोनेंट्स यूज करके आप ओवरऑल पूरा लैंडिंग सिस्टम बना सको। या इवेंचुअली आप ऐसे ऑटो पार्ट्स, या इवेंचुअली आप ऐसे एरोस्पेस कंपोनेंट्स बना रहे हो जो एयरबस या बोइंग अपने फ्लाइट्स बनाने में यूज कर सकते हैं, उसको यूज करके पूरा फ्लाइट मैन्युफैक्चर हो रहा है। सो दैट्स कॉल्ड एज एरोस्पेस कंपोनेंट्स, और वो टीयर 2 प्लेयर हो गया। नाउ आता है टीयर 3 प्लेयर। टीयर 3 प्लेयर इज द मोस्ट डाउनवर्ड साइड प्लेयर पूरे वैल्यू चेन में। अब ये सिंपली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आर द प्लेयर्स हु एक्चुअली सप्लाई यू द टूल्स एंड मशीन्स टू मेक द कंपोनेंट्स। इट इज दैट सिंपल। वैसे ही समझ के चलो। तो पूरा वैल्यू चेन आपका कैसे हो गया, टॉप में आ गया आपका एरोस्पेस ओईएम, एयरबस मान के चलो, एयरबस जो मैन्युफैक्चर करेगा आपका एयरक्राफ्ट को। सेकंड हो गया आपका टीयर 1 प्लेयर जो आपका पूरा सिस्टम्स, पूरा इंटीग्रेटेड असेंबली बना के देगा लैंडिंग सिस्टम के लिए, जो पूरा व्हील्स और टेक्नोलॉजी बनाना है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, व्हील्स और टेक्नोलॉजी बनाना है, वो टीयर 2 प्लेयर हो गया। टीयर 3 प्लेयर वो टीयर 1 प्लेयर हो गया। टीयर 2 प्लेयर आपका हो जाता है एरोस्पेस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। बेसिकली वो लैंडिंग सिस्टम बनाने के लिए जो पार्ट्स की जरूरत है वो पार्ट्स ये प्रोवाइड करेंगे, या एयरबस को अपने एयरक्राफ्ट बनाने के लिए कुछ असेंबलीज, कुछ पार्ट्स और ये सब की जरूरत है, जिसके थ्रू वो एयरक्राफ्ट बनाएगी, वो टीयर 2 प्लेयर के पास जाएगी। वो टीयर 2 प्लेयर हो गया। और टीयर 3 प्लेयर इज बेसिकली द सप्लायर्स हु प्रोवाइड यू द टूल्स एंड मशीन्स, ठीक है। अब द पॉइंट हियर इज, द मोर डाउनवर्ड यू गो इनटू द वैल्यू चेन, टॉप से लेकर जितना नीचे जाते रहोगे ना, उतने आपके मार्जिन कम होते होंगे। तो इफ यू आर द ऑटो ओईएम, यू हैव द हाईएस्ट मार्जिन। इफ यू आर द टीयर 1 सप्लायर, यू हैव द सेकंड हाईएस्ट मार्जिन। फिर टीयर 2 सप्लायर, यू विल हैव द थर्ड हाईएस्ट मार्जिन। और सबसे कम मार्जिन आपका टीयर 3 प्लेयर में होता है।
तो ये मार्जिन का प्रोफाइल ऐसा ही है, तो अब जब भी इंडियन कंपनीज आप पढ़ोगे तो आपको अब इजी पड़ जाएगा समझना कि ये कौन से टीयर में आ रहा है। अगर वो कंपनी को अगर वो पूरा एयरक्राफ्ट डिजाइन कर रहा है तो वो एक ऑटो ओईएम है, तो वो एक एरोस्पेस ओईएम है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज एन एरोस्पेस ओईएम फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, वो फाइटर जेट्स डिजाइन करता है और बनाता है। फिर आ गए आपका एकस जैसे प्लेयर्स आ गए जो आपका टीयर टू में आते हैं, जो एयरबस को कंपोनेंट्स बना के पार्ट्स बेचती है। ठीक है, फिर आजाद इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज आ गई जो मोस्टली टीयर वन वाले प्लेयर्स हो गए, जो आपको जो पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम्स बना के देता है। रिसेंटली दे हैड मेड दिस रिसेंटली अभी ही दे हैव एंटर्ड इनटू द टर्बो जेट सेगमेंट, जो पूरा पूरा उन्होंने टर्बो जेट सेगमेंट बनाया है, एक डिफेंस टर्बोजेट सेगमेंट बनाया है दैट वुड बी यूज्ड इन फाइटर जेट्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। तो वो पूरा सिस्टम बना रही है, तो वो टीयर वन सेगमेंट में आ गई। तो देर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज जो आइदर टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री वाले सेगमेंट में आती है। हमें टीयर थ्री वाले सेगमेंट वाले कंपनीज को उतना ज्यादा देखना नहीं है, क्योंकि वहां पर थोड़ा आपका मार्जिन बहुत कम हो जाता है। टीयर वन, टीयर टू और वाले सेगमेंट में जो कंपनीज काम करिए, दो ज्यादा कंपनीज वेयर द मार्जिन इज वेरी हाई। और इन कंपनीज के अंदर भी वी हैव टू सी कि कौन से इंटीग्रेशन से ये लोग पार्ट्स बना रहे हैं। अब एरोस्पेस कंपोनेंट का पार्ट बनाने का भी एक प्रोसेस चलता है। देयर आर 4 स्टेप्स, एक पूरा प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस समझना में बहुत जरूरी है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, एंड आई एक्सप्लेन इट टू यू इन वेरी सिंपल लैंग्वेज कि ये पूरा एरोस्पेस कंपोनेंट बनाने का प्रोसेस क्या है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, एंड मैं उसी बेसिस पे जाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू फिजिक्स। अभी तक कोई भी जगह पे मैंने कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज नहीं किया है, सब सिंपल वे में ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट्स आई नो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, बट बट फॉर माई पीपल आई हैव टू टॉक इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू आउट हियर। तो अब ये एरोस्पेस कंपोनेंट को बनाने का पूरा एक प्रोसेस होता है। फर्स्ट प्रोसेस इज डेफिनेटली रॉ मटेरियल्स लाना, मेटल्स लाना। वो मेटल्स को सेकंड, फिर सेकंड प्रोसेस हो गया वो मेटल्स को हीट करके एक हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेस करना। देन वो प्रेस करने के बाद थर्ड स्टेप हो गया उसको कट करना टू गेट इट इनटू द राइट शेप। वो राइट शेप में आने के बाद उसको कोट करना बहुत जरूरी है केमिकल्स के साथ, ताकि वो खराब ना हो जाए, रस्ट ना हो जाए। एंड देन उसके बाद हम लोग उसको असेंबल करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, एरोस्पेस कंपोनेंट बनाते हैं। तो दैट्स द प्रोसेस। रॉ मटेरियल्स लो, उसको गर्म करो, हीट करो, उसको गर्म करो, हीट करो, उसको प्रेस करो, प्रेस करने के बाद उसको कट करो इनटू द रिस्पेक्टिव शेप। देन उसको कोट करो विद सम केमिकल सो दैट वो खराब ना हो जाए। एंड देन उसको असेंबल करो एंड उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट पे बनाओ। सो दैट्स द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एरोस्पेस कंपोनेंट इन वेरी 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 सिंपल लैंग्वेज। यही लैंग्वेज आपको, यही बेसिक वे में आपको चीजें समझनी है। जितना कॉम्प्लिकेट करूंगा इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द फिजिक्स और केमिकल्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला कोई भी मैं कोई भी टर्म्स पे नहीं जा रहा हूँ। आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल। सो दिस इज द होल प्रोसेस। अब द प्रॉब्लम हियर दैट हैपेंस इज दैट कि ये जो सारे प्रोसेस होते हैं ना, ये प्रोसेस अलग अलग जगह पे होते हैं। हो सकता है आपका हो सकता है जो आपका मेटल को हीट करना और प्रेस करना एक दूसरे कंट्री में ही हो रहा हो, या दूसरे फैक्ट्री में ही हो रहा हो। एंड देन द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज उसको कट करना हैपेंस इन अ डिफरेंट कंट्री। देन उसको आपको उस पे केमिकल्स कोट करना हैपेंस इन अ डिफरेंट कंट्री। एंड देन उसको फुल्ली असेंबल करना कोई दूसरे ही कंट्री या दूसरे फैक्ट्री में हो रहा हो। सो ऑल दीज स्टेप्स टुगेदर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैपन इन वन प्लेस। अलग अलग जगह पे होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो मेटल जो भी है वो मेटल को इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता है। इट्स ट्रैवल्स टू वन प्लेस, वन फैक्ट्री, देन फिर अनदर कंट्री, कोई दूसरे कंट्री में जाके ट्रैवल हो रहा है, वहां पे बन रहा है, फिर वहां पे लाइसेंसिंग हो रही है, फिर दूसरे कंट्री में जा रहा है, वहां पे दूसरा काम हो रहा है। सो वो बहुत कम्बरसम स्टेप हो जाता है, एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट इस पे बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड ड्यू टू ऑल ऑल द जियो पॉलिटिकल जब भी इश्यूज कभी भी आ जाते हैं तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो जाते हैं। तो ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और टाइम डिले बढ़ जाता है। एंड ड्यू टू ड्यू एंड बिकॉज बहुत बार होता है कि आपका केमिकल कोटिंग नहीं किया रहता है मेटल्स, तो वो रस्ट होके खराब भी हो जाता है। तो ये सब भी प्रॉब्लम्स होते हैं। सो द होल सोल्यूशन इन दिस, द पूरा जो इसका सोल्यूशन है, सो द बेस्ट सोल्यूशन इन दिस होल सेगमेंट इज टू फाइंड अ वे कि हम लोग पूरे स्टेप्स को एक ही जगह पे एक ही फैक्ट्री में कर पाए। ठीक है, एंड देर आर सम इंडियन कंपनीज जो ये एक्चुअली कर रही है। पूरा इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। मतलब सारा जो ये जितना भी प्रोसेस मैंने समझाया अभी, वो प्रोसेस को एक जगह पे करना। एक जगह जगह पे करने से क्या होता है, आपका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बच जाता है, आपके मार्जिन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप हर एक स्टेप खुद से कर रहे हो। यू आर नॉट आपका मेटल इधर उधर ट्रैवल नहीं हो रहा है। एंड इससे क्या होता है, अभी ESG
ईएसजी की भी बात कर लो तो कार्बन एमिशंस और ये सब भी कम हो जाते हैं। अभी बहुत सारे कस्टमर्स भी हैं, ये जो ऑटो एरोस्पेस ओईएम है वो चाहते भी है कि उनका जो मेटल्स है वो इधर-उधर ज़्यादा ट्रैवल ना करे, एक जगह पे बन जाए तो दैट्स बेटर बिकॉज़ कॉस्ट एफिशिएंट भी हो जाता है चीज़ें। सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कोई ऐसे कुछ कि एक ही जगह पे सारा पूरा सप्लाई चेन अच्छे से बने और एक ही जगह पे पूरा कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग सारा प्रोसेस एक जगह पे हो, वर्टिकल इंटीग्रेशन। So whenever you are reading a company for aerospace industry, you will have to first ये कि कौन सा टीयर पे ये है। अगर टीयर 1 टीयर 2 प्लेयर है तो फिर आपको समझना है कि इनका जो ये जो कंपोनेंट्स बना रही है वो कंपोनेंट्स का पूरा जो बनाने का प्रोसेस है वो पूरा कंपनी खुद से बना रही है या कहाँ कहाँ दे रही है। तो उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि वो पूरा वो पूरा कंपोनेंट बनाने के प्रोसेस में कंपनी कहाँ पे सेट कर रही है। देयर आर सम कंपनीज जो सारा चीज एक साथ करती है। एकस लिमिटेड इज अ कंपनी जो मैंने वापस अपने प्रीमियम मेंबर्स के लिए कवर कर रखा है। सो दैट इज वन कंपनी जो अपने सारा पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग एक ही प्लांट अपने बेलगावी प्लांट पे करती है। सो दोज कंपनीज आर द कंपनीज जहाँ पे उनको मार्जिन भी हाई मिलेगा, वर्टिकल इंटीग्रेशन में जा रहे हैं। सो दे हैव दैट मोट, दैट्स अ बिग बेनिफिट दे हैव बिकॉज ये सब सेगमेंट्स में बैरियर्स टू एंट्री भी बहुत हाई हो जाता है। कोई रैंडम प्लेयर आके एंटर नहीं कर सकता बिकॉज ये सेगमेंट बनाना लॉट्स ऑफ रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ केपेक्स एंड बहुत कंपनीज बहुत लॉसेस खाती है बहुत टाइम तक एंड धीरे धीरे बिल्ड करती है बिकॉज एक तो ये बहुत हाईली रेगुलेटेड सेगमेंट भी होता है। आप अपने कंपोनेंट्स को थोड़ा सा इधर उधर भी नहीं कर सकते। यू नीड द राइट कंपोनेंट, द राइट पार्ट टू बिल्ड इट, द राइट रॉ मटेरियल। इसलिए हम लोग देखें तो 99% रॉ मटेरियल्स इंडिया इंपोर्ट करती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। एल्यूमिनियम, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम। बट इस एरोस्पेस वाला सेगमेंट में एल्यूमिनियम को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। द ओनली रीजन बिहाइंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। एल्यूमिनियम जो इंडिया में मिलता है दे हैवंट येट बीन सर्टिफाइड टू बी यूज्ड इन एरोस्पेस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी वजह से हमें बाहर से लाना पड़ता है जो सर्टिफाइड हो। सो बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स हो जाते हैं, बहुत पेपर वर्क हो जाता है, बहुत रेगुलेशंस हो जाता है। इसलिए बैरियर्स टू एंट्री भी बहुत ज्यादा हाई है, जो कोई भी रैंडम प्लेयर नहीं एंटर कर सकता। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू फाइंड कंपनीज जो कौन से टू फाइंड कंपनीज जो वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रही है या बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है जिसमें मार्जिन high है। तो that's how you can read the next set of companies in the aerospace industry when you start reading the Indian companies here। अब इंडिया का अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ा हो जाता है बिकॉज नंबर वन मैंने आपको बता दिया है, एयरबस एंड बोइंग को बहुत ज्यादा पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने हैं। उनके जो एग्जिस्टिंग सप्लायर्स है वो ऑलरेडी हायर कैपेसिटी और फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम्स ज्यादा पुश नहीं कर पा रहे वो लोग। तो दे नीड अदर सप्लायर्स टू डू इट फॉर देम। सेकंड, चाइना प्लस वन वाला सेगमेंट भी, चाइना प्लस वन वाला थीम भी चल रहा है कि पहले ये सारा काम जो होता था चाइना करके देती थी। अब जियो पॉलिटिकल इश्यूज के कारण एवरीवन इज शिफ्टिंग टू अनदर कंट्री जहां पे होता है। मोरक्को में बहुत अच्छा काम होता है इनका, मशीनिंग वाला काम वहां पे बहुत अच्छा होता है। बट इंडिया इज द नेक्स्ट कंट्री जहां पे बहुत कुछ हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेयर्स इन आवर कंट्री विच आर डूइंग दिस वर्क। कोई एक कंपनी पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन खुद से कर रही है, कोई एक पार्ट अच्छे से बना रही है, कोई एक कंपनी टीयर वन सप्लायर है जो पूरा सिस्टम्स खुद से बना रही है। आजाद इंजीनियरिंग recently made a turbojet turbojet for Ministry of Defense. So there are lots of companies getting into this zone. और इससे बेनिफिट ये भी मिल रहा है कि अगर कोई भी एक कंपनी सारा काम एक जगह पे रह के कर पाए तो दैट्स ऑल अगेन एन एडेड बेनिफिट दैट इंडिया माइट बी गेटिंग, इंडियन कंपनीज दैट माइट बी गेटिंग। और वी नो अभी डिफेंस एरोस्पेस ये सब में बहुत ज्यादा अभी चर्चा चल रहा है, बहुत सारा केपेक्स भी हो रहा है इस फील्ड में। सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू सी कंपनीज सप्लाइंग एरोस्पेस components to the aerospace OEMs जो ये एयरक्राफ्ट बनाते हैं। अब फिर डिफेंस वाले में भी देख लो, जो कंट्री हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो आप ये फाइटर जेट्स बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, उनको भी एरोस्पेस कंपोनेंट्स का जरूरत है। सो लुक एट दोस कंपनीज जो ये कंपोनेंट्स बना रही है, किस सेगमेंट में बना रही है, सप्लाई चेन क्या है उनका, और वर्टिकल इंटीग्रेशन देख सकते हो आप, कौन से टीयर में आती है वो देख सकते हो आप। उस बेसिस पे आप आराम से इस पूरे सेगमेंट को रीड कर सकते हो और समझ सकते हो।
So, like I said, that's the video on the aerospace segment, and I hope you understood कि opportunity क्या है, theme क्या है, इनका पूरा supply chain कैसा होता है, उसके अंदर में components बनते कैसे हैं, and why is it important to look at companies जो vertical integration कर रही है या top tiers में बैठी हुई है, और इंडिया के पास क्या opportunity है. There are so many country companies like I have said. उसमें से 3-4 कंपनीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए अपने प्रीमियम मेंबर्स के लिए. एंड अगर आपको वो सब कंपनीज के बारे में मोर इन डेप्थ रिसर्च चाहिए, एंड और आपको थोड़ा सा और बेनिफिट्स चाहिए रिगार्डिंग व्हाट आई एम रीडिंग, माय मैक्रो थीम्स एंड एवरीथिंग आई एम डूइंग विद माय रिसर्च, एंड और आपको अगर वो सब सब कुछ जानना है तो मुझे ईमेल पे रीच आउट करो, एंड देन आई विल बी and I can send you the details for that research desk forum. So that's the video on the aerospace segment. I hope you guys liked it, and thank you very much for watching.